इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। एक बार मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी की इसको हम लोग बोलते हैं कि आंतरिक संरचना। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमने बताया था कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो है किए गए अध्ययनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर हम लोग को थोड़ा बहुत पता हो कि पृथ्वी की संरचना को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो हम पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कुछ ऐसी पृथ्वी की संरचना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ठीक है, और ये 3 पार्ट क्या है हमारे? क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। क्रस्ट है, ठीक है, मेंटल है और कोर, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को जब इसका हम लोग इससे पे आधारित अध्ययन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्रस्ट में कौन कौन से जो है मटेरियल पाए जाते हैं, मेंटल में और कोर में कहाँ एल्युमिनियम कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ ऑक्सीजन पाया जाता है, कहाँ सिलिकॉन ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी जो रेडियस है, वो कितनी है? 6378 किलोमीटर है रेडियस। ठीक है, और अभी तक मनुष्य ने जो है आर्कटिक सॉरी आर्कटिक महासागर में जो है, आर्कटिक महासागर जो है, वहाँ पर जो एक कोला क्षेत्र है, ठीक है, कोला क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर तक खुदाई मतलब ड्रिलिंग कर पाया है, 12 किलोमीटर तक। यानी अगर हम लोग सोचें कि हम ड्रिल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर लें, तो ऐसा तो नहीं है। ड्रिल नहीं पता कर सकते ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ड्रिल करके नहीं पता कर सकते। तो इसीलिए जो है इस पर जो है आधारित डिफरेंट टाइप के जो है वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या अध्ययन किए गए हैं? पहला जो है हमारा जो है ताप पर आधारित अध्ययन गया था। मैं इसको टेबल बना देता हूँ, ताप पर आधारित अध्ययन। ठीक है, फिर दूसरा क्या? दाब पर आधारित अध्ययन किया गया। और तीसरा भूकंप शास्त्र पर। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों, ताप पर भी, दाब पर भी और भूकंप शास्त्र पर भी आधारित अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए हमारा पहला जो अध्ययन किया गया तापमान पर आधारित अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि पृथ्वी के जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका जो है कंटिन्यूअस विघटन होता रहता है। ठीक है, ये तो विघटन होने की वजह से वहाँ पर जो है ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, यानी एनर्जी वहाँ रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने से वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 32 मीटर नीचे जाएंगे पृथ्वी के, तो 1 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ रहा है? रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनका विघटन हो रहा है, उसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी प्रकार अगर 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम लोग, तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसे अगर मान लो 30 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम लोग, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 900 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये थ्योरी जो है सही नहीं बैठ रही थी। इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जो देखा गया पृथ्वी के जो आंतरिक सतहों के अंदर जाते हैं हम लोग, तो कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। और इसका एक दूसरा रीजन ये भी है, तो अगर हम ऐसे अंदर जाएंगे कुछ किलोमीटर तक जाने में, लगभग 70-80 किलोमीटर हम लोग अंदर जाएंगे, तो टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी ही नहीं, सब लिक्विड में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर जो है लिक्विड, कोर जो है सॉलिड भाग में है, कोर तो सॉलिड ही है। तो ये जो है तापमान पर आधारित अध्ययन को हम लोगों ने सही नहीं माना कि भाई तापमान पर आधारित अध्ययन सही से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। फिर इसके बाद जो है हम लोग ने सेकंड लिया दाब पर आधारित अध्ययन, यानी प्रेशर बेस्ड स्टडी हम लोग ने करी आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए। तो हम लोग ने ये पता करने की कोशिश करी दाब के द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? कोई बता सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इतना है पृथ्वी का औसत घनत्व। ठीक है,
और अगर पृथ्वी को हमने जो है 3 भागों में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और यहीं पर अगर क्रस्ट का हम लोग औसत घनत्व देखें, क्रस्ट का औसत घनत्व देखें तो पता है कितना आता है ये 2.8 से लेकर के 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये इतना आ रहा है 2.5 से लेकर के 2.8 से लेकर 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये क्रस्ट का घनत्व जो है पृथ्वी के घनत्व से कम है। अब हम लोग अगर कोर का देख ले घनत्व, क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है ना, तो कोर का जो घनत्व पता है कितना होता है, बता सकते हैं कोई? 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये घनत्व तो कोर का जो है पृथ्वी के औसत घनत्व से ज्यादा है। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रस्ट से हम लोग कोर की तरफ आ रहे हैं, ये घनत्व जो है पृथ्वी का ये बढ़ रहा है। यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, इसके जो है इसके पीछे जो है वैज्ञानिकों के मत डिवाइड हो गए। तो बहुत सारे मत हैं, इसमें हम लोग 2 प्रमुख मत हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज और ये मत जो है रासायनिक संरचना और संगठन, पृथ्वी का जो रासायनिक संरचना और संगठन है उस पर मत हैं 2। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। ठीक है, रासायनिक संरचना एवं संगठन। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक कह रहे थे कि इनका रासायनिक संरचना और संगठन जो है वो समान है, और एक वैज्ञानिक बोल रहे थे कि इनका रासायनिक संरचना और संगठन असमान है। तो समान और असमान से इन्होंने कैसे बताया कि दाब जो है पृथ्वी का औसत घनत्व जो है पृथ्वी के नीचे जाने पर जो है घनत्व बढ़ता है? तो देखते हैं। एक समान वालों ने ये बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी के हम लोग नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। टेम्परेचर में वृद्धि होने की वजह से जो है उसका घनत्व जो है वो बढ़ता है, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है, इन्होंने ये बताया। ठीक है, और दूसरे ये थे, दूसरों ने बोला कि भाई रासायनिक संरचना और संगठन समान नहीं है, असमान है। इन्होंने बोला असमान है। तो असमान होने की वजह से इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि द्रव्यमान में असमान है और असमान है रासायनिक संरचना और संगठन, जिसकी वजह से जो है मतलब कि जो ऊपर जो तत्व पाए जा रहे हैं वो नीचे नहीं पाए जा रहे हैं, और जो नीचे पाए जा रहे हैं वो ऊपर नहीं पाए जा रहे हैं, इन्होंने ये बताया। तो असमान होने की वजह से इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो है द्रव्यमान में जो है वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इनके द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और द्रव्यमान में वृद्धि होने से घनत्व जो है बढ़ रहा है। ठीक है, द्रव्यमान में वृद्धि होने से घनत्व बढ़ रहा है। तो यही जो असमानता थी, यही जो जो रासायनिक संरचना और संगठन जो है असमान है, इसी थ्योरी की बेस पर जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर को जो है डिफरेंट जो है मटेरियल में डिवाइड किया गया। जैसे कि क्रस्ट में जो है सियाल और सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, और कोर में क्या है, निकेल और फेरिक पाया जाता है। तो मतलब कि यानी यही तो, इससे असमान से तो यही थ्योरी निकल रही है कि, और ये बात स्पष्ट भी हो रही है क्योंकि क्योंकि क्रस्ट में क्या, सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फिर मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, यानी द्रव्यमान क्या है, असमान है ना, रासायनिक संरचना और संगठन क्या है, असमान है। यानी इससे हम लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला कि सियाल जो है क्रस्ट में पाया जा रहा है, ठीक है, और सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल में, ठीक है, और निफे यानी निकिल और फेरिक ये कहाँ का पाया जा रहा है, ये कोर में पाया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इससे जो है इन्होंने इसी के आधार पर जो है आंतरिक भागों में जो पाई जाने वाली परतों पर जो है डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल पाए जाते हैं उनको सीमांकित किया। ठीक है, और ये सीमांकन किसकी वजह से हुआ, रासायनिक संरचना और संगठन का जो असमान होने की वजह से वहाँ पर जो है मटेरियल भी अलग अलग क्रस्ट में अलग अलग परतों में अलग अलग पाए जा रहे थे। तो ये हमारी दाब के पर आधारित अध्ययन हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई क्योंकि यहाँ पर जो है मत समान नहीं थे। कुछ लोग कह रहे कि रासायनिक संरचना और संगठन समान है, कुछ लोग कह रहे कि असमान है। तो इसी वजह से अब हम लोग जो है पढ़ेंगे सिस्मोलॉजिकल बेस स्टडी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी के द्वारा जो है पृथ्वी की सतहों का जो है हम लोगों ने डिवीजन किया है, यानी उनको जो है विभाजित किया है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा जो है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है। इसके माध्यम से भी हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, भूकंप किस फॉर्म में उत्पन्न होता है, ठीक है, फिर जिस फॉर्म में और भूकंप मूल क्या होता है, फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है, अभिकेंद्र क्या होता है, और भूकंप जब उत्पन्न होता है तो उसको मापने के लिए कुछ स्केल होता होगा ना, यानी पैमाना होता है, तो कौन सा स्केल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग को जो है पता होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वनडे एग्जाम में जरूर बनता है, ठीक है। तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है? भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, देखिए, एक आर्टिफिशियल मैं कारण बता देता हूँ, एक जो है नेचुरल कारण बता देता हूँ, ठीक है। आर्टिफिशियल कारण में जैसे कि कोई देश अगर न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन करता है तो मैक्सिमम जो है जमीन के अंदर करता है, जिससे ये छुपा रहे कि मैंने एक्सप्लोजन किया है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन किया जाता है तो उस समय जो बहुत अधिक ऊर्जा जो है रिलीज होती है ना। तो वो ऊर्जा तो जो है रिलीज होगी तो एक ही जगह तो नहीं रहेगी ना, वो आगे बढ़ेगी ऊर्जा। तो जब ऊर्जा आगे बढ़ती है तो वो जो है तरंग के फॉर्म में आगे बढ़ती है, यानी वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। यानी ऊर्जा का स्थानांतरण वेव्स की फॉर्म में होता है। तो उसके बाद जो है हम लोग को जो है कंपन महसूस होता है, यानी हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक आ गया, यानी भूकंप आ गया, ठीक है। तो ये कृत्रिम कारण हो गया, ठीक है। और एक जो है नेचुरल रीजन क्या है, जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट बाउंड्रीज हैं, यानी दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो वो क्या होंगी, अभिसारी हो रही है ना। तो एक दूसरे से टकराने से भूकंप आ सकता है, या एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब भूकंप आ सकता है, ठीक है। जब एक दूसरे से टकराती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं ना। और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है, यही बोलते हैं ना। तो या फिर ज्वालामुखी अगर कहीं पे उद्गार होता है तो वहां से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की भूकंप की उत्पत्ति होती है तो बहुत अधिक जो है बहुत अधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग की फॉर्म में होता है, यानी वेव्स में होता है। अब वेव्स कितने प्रकार की होती है, वेव्स आपको पता है, एक वेव्स होती है यांत्रिकी तरंगे होती है ना, और दूसरी क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। यांत्रिकी तरंगों को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो वो मैकेनिकल वेव्स में होती है, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स भी जो है हमारी दो प्रकार की होती है, यानी तरंगों की उत्पत्ति जो है यांत्रिकी तरंगों में हो रही है, ठीक है, यांत्रिकी तरंगों के रूप में यहाँ पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। यानी इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कणों का कंपन जो होता है, कणों के कंपन के द्वारा ही जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के कंपन के द्वारा होता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। यानी कणों के कंपन के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब ये मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार की होती हैं, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक और इससे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये समझ गए तो आप प्लेट टेक्टोनिक पूरी समझ जाएंगे और अर्थक्वेक पूरा समझ जाएंगे, सारा समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना, यांत्रिक तरंग में पहली अनुदैर्ध्य तरंग होती है, दूसरी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है, इनको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, भाई कोई प्रॉपर्टी पूछ ले क्या प्रॉपर्टी होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है वेव, ठीक है, जो वेव होती है और जो कण होते हैं यानी पार्टिकल होते हैं, वो जो है एक दूसरे के पैरेलल जो है जाते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी उनका प्रोपोगेशन क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल वो लोग प्रोपोगेट करते हैं। और यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ में क्या होता है, अनुप्रस्थ में जो है तरंग और पार्टिकल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये इनकी जो है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये होते हैं। फिर हमारा
फिर अब हम लोग ये देख लिया कि भूकंप की उत्पत्ति जो है ऊर्जा के स्थानांतरण से होती है। ऊर्जा के स्थानांतरण जो है तरंगों के रूप में होता है, और तरंग दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिकी तरंगी होती हैं, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगी होती हैं। लेकिन यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति क्या है, यांत्रिकी तरंगों से होती है। और यांत्रिकी तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है और दूसरी अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों में वेव्स और कण का जो मोशन होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, और अनुप्रस्थ में कणों और वेव्स का मोशन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक हमने देख लिया, हम लोग ये पता चल गया भूकंप किस फॉर्म में जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अब हम लोग जैसे कि बहुत खबरों में पढ़ते हैं कि भूकंप आ गया, सोनीपत जो है उसका केंद्र था भूकंप का, है ना। तो क्या होता है केंद्र, क्या होता है भाई, ये समझ में नहीं आता है कभी भी। तो इसको आज समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए जहां पर दो प्लेट बाउंड्री आपस में टकराती हैं या आपस में दूर जाती हैं, या मान लो ज्वालामुखी का वहां पर जो है विस्फोट हुआ, यानी ज्वालामुखी वहां उत्पन्न हुआ, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सबसे पहले जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर प्लेट बाउंड्री आपस में टकराती हैं, तो वहां पर जहां तो उस केंद्र पर जब पहली बार भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो उसको जो है उस केंद्र को जो है भूकंप मूल बोलते हैं। भूकंप मूल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं फोकस। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है सबसे पहली बार भूकंप यहाँ पर उत्पन्न होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहली बार यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो है भूकंप यहीं पर उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये दूसरा पार्ट क्या होता है, यहाँ पर जैसे सोनीपत में भूकंप 8 किलोमीटर नीचे आया, तो यहाँ तो हम लोग को तो महसूस नहीं होगा ना, जहाँ पर ह्यूमन को जो है पहला भूकंप महसूस होता है। ठीक है, जहाँ पर पहला कंपन जो है महसूस होता है उसको क्या बोलते हैं, इपी सेंटर बोलते हैं, इपी सेंटर। ठीक है, इपी सेंटर यानी अभिकेंद्र। इपी सेंटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में अभिकेंद्र। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहला भूकंप कहाँ पर आया, जहाँ पर आता है सबसे पहला भूकंप, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं उसको बोलते हैं भूकंप मूल। ठीक है, और जहाँ पर पहली बार भूकंप महसूस किया जाता है, प्रथम कंपन जहां महसूस किया जाता है, पहली बार कंपन महसूस किया गया, उसे इपीसेंटर बोलेंगे। ठीक है, और जहां भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको भूकंप मूल कहेंगे, और जहां भूकंप महसूस किया जाता है उसे अभिकेंद्र बोलेंगे। जैसे बोलेंगे सोनीपत में पहला भूकंप महसूस किया गया, तो वो उसका इपीसेंटर होता है। और जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, मतलब जमीन के 8 किलोमीटर नीचे से भूकंप उत्पन्न हुआ, तो उसको भूकंप मूल बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो भूकंप उत्पन्न हुआ है, ठीक है, यानी ये जो अर्थक्वेक आया है उसको किसी स्केल पर मेजर करेंगे ना, तो यानी अर्थक्वेक क्या होता है, एक तीव्रता होती है ना, उसे तरंग की तीव्रता होती है ना, तो तरंग की तीव्रता जो है जब मापी जाती है तो वो किसी स्केल पर मापी जाती है ना, तरंग की तीव्रता, ठीक है, किसी स्केल पर मापी जाती है, और जिस स्केल पर मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, उसको सीस्मोग्राफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीस्मोग्राफ। और सीस्मोग्राफ, बहुत सारे सीस्मोग्राफ हैं, जिसमें प्रमुख जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं, बस उसमें कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं। उसमें एक है रॉसी फेरल स्केल। ठीक है, एक रॉसी फेरल स्केल है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है यह है मरकेली स्केल। ठीक है, मरकेली स्केल। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टर स्केल। यही जो है आजकल यही चल रहा है। ठीक है, रिएक्टर स्केल ही चल रहा है। ठीक है, और रिएक्टर स्केल की जो तीव्रता जो है, ये 0 से 9 तक की भूकंप जब आते हैं तो उसकी तीव्रता ये माप सकता है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए 4 रिएक्टर स्केल पर एक भूकंप आया, एक दूसरा जो है 5 पे आया। ठीक है, 5 रिएक्टर स्केल और 6 रिएक्टर स्केल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 से 5 रिएक्टर स्केल पर जब भूकंप 4 से 5, मान लो एक बार 4 रिएक्टर स्केल आया, यानी एक बार 5 रिएक्टर स्केल आया, तो 4 से 5 रिएक्टर स्केल में जो इसकी इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, और 5 से 6 रिएक्टर स्केल में ये 10 गुना बढ़ जाती है। यानी अगर 4 से 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आए, यानी एक बार 4 रिएक्टर स्केल का आया है, दूसरी बार 6 रिएक्टर स्केल का आया है, यानी ये पहले से 100 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप आया है।
समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक भूकंप आता है। यानी अगर 4 से 5 में 10 गुना भूकंप की तीव्रता बढ़ती है और 4 से 6 में यही तीव्रता 100 गुना हो जाती है। तो तरंग की तीव्रता को जो है सिस्मोग्राफ में मापते हैं, और सिस्मोग्राफ को मापने के 3 पैमाने, जो प्रमुख 3 पैमाने हैं, एक है रॉसी-फेरल पैमाना, ठीक है, दूसरा है मर्केली पैमाना, और तीसरा रिएक्टर स्केल पैमाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं सिस्मोग्राफ तरंग की, जो भूकंप की तरंग की तीव्रता, भूकंप की तरंग की तीव्रता, एक बार लिख देते हैं, भूकंप की तरंग की तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, और इसको जो इसका प्रमुख स्केल जो है रिएक्टर स्केल में आजकल इसको मापते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, एल वेव्स पढ़ेंगे, पी स्टार वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है, एस स्टार पढ़ेंगे, पीजी वेव पढ़ेंगे, एसजी वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसके माध्यम से हम जो है इसको पढ़ने के बाद हम जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसी से जो है फिर आगे का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।